हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाणिज्य यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना जो कि क्लास 9th के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही नई नई पाठ्य योजना की वीडियोज़ देखने के लिए किसी भी क्लास का, किसी भी विषय का, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता ही है, जैसे पाठ्य योजना बनाएंगे आप तो सबसे ऊपर आपको इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या 2। इस तरीके से आपकी जितनी भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबरिंग हो वो यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता है। यहाँ पे जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाते हैं, जो विद्यालय आपको अलाउड होता है, जहाँ पे आप टीचिंग करते हैं, उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, यानी आपको अपना नाम लिखना है। लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से कॉलम बनाना है। दिनांक लिखना है उसमें, कक्षा है 9th, वर्ग है ब, विषय वाणिज्य का है, कालांश सेकेंड। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में जाएंगे हम इस चैप्टर को पढ़ाने, और अवधि है 40 मिनट का। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे प्रकरण। प्रकरण हमारा आज का है व्यापार। ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य के सामने आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा पूर्ववत लिखा हुआ। इसका मतलब होता है कि जैसे सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि आपका जो विषय है या फिर उप विषय, काफ़ी सब्जेक्ट में जैसे उप विषय भी होता है। जैसे आपका विषय तो सामाजिक विज्ञान होता है, उप विषय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ऐसे होता है। इसी तरीके से अगर कोई विषय हो या फिर उप विषय हो, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन अगर आप पहले भी उस सब्जेक्ट का, जैसे वाणिज्य का, आप पहले भी लेसन प्लान बना चुके हैं कोई, तो दोबारा सामान्य उद्देश्य लिखने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका जब विषय चेंज होगा तभी चेंज होगा। जब सेम विषय रहेगा, समान विषय रहेगा, तो फिर चेंज नहीं होता। इसलिए पूर्ववत लिख देते हैं। इसका मतलब पहले जो आप सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं उसी को यहाँ पे सेम टू सेम पूर्व जो लिखा गया है उसको यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया है। अब इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, चैप्टर का नाम व्यापार। तो व्यापार चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र बाजार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र व्यापार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र व्यापार से समझ सकेंगे, छात्र व्यापार के प्रभावों के बारे में जानेंगे, छात्र व्यापार के विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है यहाँ पे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र व्यापार को अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग के अंतर्गत। अब अगली हेडिंग यहाँ पे है सहायक सामग्री। ये पीडीएफ आपको पता है कि कोई न कोई स्टूडेंट किसी की हेल्प करने के लिए पीडीएफ सेंड करते हैं। तो ये पीडीएफ किसी ने सेंड किया हुआ है। उसमें थोड़ा सा सबको फ़ोटो अच्छे से नहीं क्लिक करने आता, तो यहाँ पे उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे लेसन प्लान लिखने में। फ़ोटो अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ी सी पीडीएफ धुंधली है कहीं कहीं पे, उसको मैं एक एक चीज़ पढ़ देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये समझिएगा कि ये हेल्प करने के लिए आपके लिए बनाई जा रही है वीडियो, तो हेल्प के हिसाब से आप उसको एज्यूम करिएगा। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, सैंपल चार्ट। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र व्यापार के बारे में विस्तृत सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, पाठ प्रस्तावना। इसको हेडिंग को कहते हैं, या फिर प्रस्तावना प्रश्न भी काफ़ी लोग कहते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, लड़की है तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, और तीसरा कॉलम छात्र कथन। इसमें छात्रों से, आप छात्राध्यापक हैं या फिर छात्राध्यापिका हैं, तो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। उस उत्तर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर उस दूसरे प्रश्न उससे दूसरा प्रश्न बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। कम से कम इसी तरीके से 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, अपनी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने हम कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे बाजार। फिर दूसरा है यहाँ पे प्रश्न, आवश्यकता की पूर्ति हम किसके माध्यम से करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे धन के माध्यम से। तीसरा प्रश्न है, बाजार में हम वस्तुएं किससे खरीदते हैं, तो बच्चे बोलेंगे दुकानदार से।
फिर चौथा प्रश्न है बाजार में वस्तुएं खरीदने के व बेचने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चे इसको बता देंगे, व्यापार नहीं बता पाएंगे तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर बता देंगे तो आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। पाँचवा प्रश्न व्यापार को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप प्रश्न ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। बच्चों आज हम व्यापार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों को पता चल गया कि वो व्यापार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं तो आप अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर सकते हैं। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिए। सिंपल प्रस्तुतिकरण भी आप डाल सकते हैं हेडिंग। इसको यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज डिवाइड कर लिया गया है। पहला कॉलम क्या है, शिक्षक शिक्षण बिंदु है, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस में एक कॉलम और यहाँ पे बनाने के लिए बोलते हैं विधि या फिर प्रविधि की व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, बहुत इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में व्यापार में हम वस्तुएं किससे खरीदते हैं। ये हो गया आपका विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में आप बच्चों से पूछेंगे व्यापार में हम वस्तुएं किससे खरीदते हैं तो बच्चे बोलेंगे दुकानदार से। दूसरा प्रश्न है वस्तुएं खरीदने वालों को हम क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे क्रेता। तीसरा प्रश्न है क्रेता विक्रेता के बीच होने वाली प्रक्रिया बताइए, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना यहाँ पे शिक्षण बिंदु डालिए, व्यापार का अर्थ स्पष्टीकरण करेंगे उसका। सामान्यतः व्यापार से अर्थ वस्तु खरीदने बेचने से है। खरीदने वाला क्रेता, बेचने वाला विक्रेता। व्यवसाय क्रिया से दोनों पक्ष को लाभ होता है। ए.के. मिश्रा के अनुसार व्यापार से अभिप्राय कि क्रेता व विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं के विनिमय से है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए आपको सादा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे आप जो भी स्पष्टीकरण में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे अपने अनुसार यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट वाइज बना के। ए.के. मिश्रा के अनुसार जो है इन्होंने परिभाषा दी उसी को लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न पहला प्रश्न पूछा गया है व्यवसाय करने के लिए कितने पक्षों का होना आवश्यक है। तो बच्चे बोलेंगे व्यापार में दो पक्षों का होना कम से कम आवश्यक है। दूसरा प्रश्न फिर है व्यवसाय प्रक्रिया से दोनों पक्षों को क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अभी आपने बता दिया उनको। तीसरा प्रश्न है व्यापार कितने प्रकार का होता है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का फिर से आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हेडिंग है व्यापार के प्रकार। इसमें देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है व्यापार मुख्यतः रूप से दो प्रकार का होता है। पहला देसी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार। देसी व्यापार किसे कहते हैं, देश की सीमा के अंदर किए जाने वाला व्यापार देसी व्यापार कहलाता है। जैसे मेरठ का पुस्तक विक्रेता आगरा में पुस्तक विक्रेता को पुस्तक बेचता है। अब यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में देखिए लिखा गया व्यापार के प्रकार, पहला देसी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार, ठीक। उसके बाद फिर विदेशी व्यापार के बारे में बच्चों को बताइए। विदेशी व्यापार विदेशों से माल का क्रय विक्रय करना विदेशी व्यापार कहलाता है। जैसे जापान की घड़ी विक्रेता भारत को घड़ी निर्यात करता है। विकासात्मक प्रश्न फिर तीसरा यहाँ पे है। पहला प्रश्न इसमें व्यापार के दोनों प्रकारों के नाम बताइए, बच्चे बोल देंगे देसी व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। दूसरा प्रश्न है एक देश की सीमा के अंतर्गत किए जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है, तो बच्चे बोलेंगे देसी व्यापार। दूसरा व्यापार की क्या विशेषता है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उनके लिए। फिर से तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु हेडिंग डालिए व्यापार की विशेषताएं। स्पष्टीकरण है व्यापार के लिए कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है, क्रेता विक्रेता। व्यापार की विशेषताएं दोनों पक्षों का होना, वस्तु का होना, वस्तु भी होगा तभी व्यापार होगा, या फिर दो पक्ष होंगे कम से कम तो ही व्यापार होगा। श्यामपट्ट कार्य वाले देखिए कॉलम में लिखा गया है व्यापार की विशेषता दो पक्षों का होना, वस्तु का होना, जोखिम का होना, ईमानदारी का होना। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है छात्र ध्यानपूर्वक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है पहला अगला पॉइंट है इसमें जोखिम का होना और ईमानदारी का होना, जो मैंने आपको अभी बता दिया श्यामपट्ट कार्य में। जिस वस्तु का व्यापार करना है उसका होना आवश्यक है। लाभ व हानि व्यापार में होता है। व्यापार के लिए क्रेता व विक्रेता के यहाँ पे मध्य ईमानदारी विद्यमान हो। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर से विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे है। पहला यहाँ पे प्रश्न है व्यापार के लिए कम से कम कौन कौन से दो पक्ष होने आवश्यक हैं, पहले तो बच्चे बताएंगे क्रेता विक्रेता। दूसरा प्रश्न है व्यापार की दो विशेषताएं बताइए, तो बच्चे बोलेंगे दो पक्ष का होना और वस्तु का होना। तीसरा प्रश्न है जोखिम से क्या अभिप्राय है, बच्चे बोलेंगे लाभ या हानि से। चौथा प्रश्न है क्रेता व विक्रेता में कौन से गुण होने चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे ईमानदारी। तो ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे थोड़ा निरीक्षण कार्य ध्यान से देखिएगा, इसको मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर सारांश लिखने के बाद छात्राध्यापक कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या व सामूहिक समस्या को श्यामपट्ट पर लिखकर हल करेंगे। अगर व्यक्तिगत समस्या होगी तो मेरा मानना ये है कि किसी एक बच्चे को अगर समस्या हो रही है
तो आप क्लास में घूम रहे हैं तो उसी के पास जाके उसकी समस्या को हल कर दीजिए। अगर कोई सामूहिक समस्या है, काफ़ी बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई पॉइंट, तो उसको अगर व्यक्तिगत रूप से करेंगे सॉल्व तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको जब सामूहिक समस्या है तो उसको सामूहिक रूप से श्यामपट्ट पे आप उसको सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए। अब इसके बाद है पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए लिखा गया, व्यापार किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, व्यापार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है। तीसरा प्रश्न है, व्यापार के दोनों प्रकार के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, देसी व्यापार किसे कहते हैं। और लास्ट में पांचवा प्रश्न है, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए लिखा गया है, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। सभी व्यापार का अर्थ, प्रकार व विशेषताएं याद कर कर और लिख कर लाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी नाम से, व्यापार के नाम से वहाँ पे मिल जाएगा, व्यापार पाठ्य योजना के नाम से। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे लेसन प्लान बना रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।